अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि हमने स्टार्ट किया है हेल्थ अवेयरनेस वीक, जिसमें हम बात करने वाले हैं आजकल के ज़माने के मेजर हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर और किस तरह इन इश्यूज़ को हम बहुत ही हेल्दी वे में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के थ्रू टैकल कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम फोकस करने वाले हैं एक ऐसे चैलेंज के ऊपर जो दुनिया भर में आजकल हर हाउस होल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और वो है डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर इश्यूज़। ये दुनिया भर में घर घर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि आजकल जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की और शुगर की मेन वजह यही बनती है कि स्ट्रेस, और दूसरा ये कि हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल, यानी कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। हम लोग अपनी डाइट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या मोटापा जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये भी एक मेन वजह बनता है हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर का। तो अच्छा, कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी मैं बात कर लेती हूँ, कि पहले यही समझा जाता था कि 40, 50 या इवन 60 साल की एज के बाद जो है ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे अमराज लाहिक होते हैं। लेकिन आजकल ज़माना ये आ गया है कि इवन जो है सिर्फ अगर ओबेसिटी की बात करें या मोटापे की बात करें, तो पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों में 25% इंक्रीज़ हो गया है बच्चों में ओबेसिटी का रेट। ये सिर्फ मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, और कम से कम 6 साल के बच्चे भी जो है आजकल ओबेसिटी का शिकार हैं। और इसके अलावा अगर सिर्फ हाइपरटेंशन की बात करें, तो दुनिया भर में टोटल पॉपुलेशन में से 1.3 बिलियन लोग इस वक्त जो है ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, और उन पेशेंट्स में से सालाना बेसिस के ऊपर 10 मिलियन लोगों की अमवात वाक़ई हो जाती हैं। और डायबिटीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो दुनिया भर में तकरीबन 450 मिलियन शुगर के पेशेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, और उनकी जो डेथ रेट है वो एनुअल बेसिस के ऊपर 1.5 मिलियन अमवात वाक़ई होती हैं सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से। और डायबिटीज़ का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनेंशियली तौर पे, और जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेस से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये ज़्यादातर दुनिया भर से स्टैटिस्टिक्स जमा किए गए हैं, उसके हिसाब से लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह इकोनॉमिकल रहते हुए, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखते हुए आप ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे लाइफ लॉन्ग अमराज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अपने पैनल को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। सबसे पहले तो डॉक्टर आयशा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगी आज के सेशन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। जी, इसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे फर्स्ट हैंड यूज़र्स मौजूद हैं जिन्होंने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, और किस तरह उन्होंने अपने और अपने फैमिली में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया। सो आई वेलकम सिदरा रहमान, उम्मे लैला एंड महविश आदिल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो डॉक्टर आयशा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले एक ब्रीफली ज़रा-सा हमारे सुनने वालों को ये बता दें बेसिकली कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ होता क्या है, और ये आपस में लिंक्ड किस तरह से हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का, कि ये एक ऐसे मसाइल हैं जो कि आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, और इसकी मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है वो जेनेटिक है, यानी कि आजकल जीन्स की वजह से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को होता है तो आगे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि आगे उनके बच्चों को भी हो। इसके अलावा आपका स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल, डाइटरी इनटेक एंड एक्सरसाइज़। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है इट्स 120/80, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है एक नॉर्मल इंसान में इट्स 70 टू 120। तो अगर इसको लिमिट क्रॉस करना स्टार्ट कर दे तो आप डायबिटीज़ को प्री डिस्पोज हो रहे हैं, यानी कि आप डायबिटीज़ से मुतासिर हो सकते हैं।
और ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक हैं। अगर एक बंदे को हाइपरटेंशन है तो मोस्ट कॉमन है कि उसको डायबिटीज हो सकती है इन 30s और 40s। ओके, गुड। सो इन्हीं दोनों बीमारियों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि घर घर में ये बीमारियां आम पाई जाती हैं, और एक दफ़ा अगर ये बीमारी इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो फिर वो एक लाइफ टाइम का आपका हो जाता है कि आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं स्टार्ट करूंगी कुछ लाइव टेस्टिमोनीज से, लेकिन टेस्टिमोनीज से पहले उम्मे लैला मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने शेयर किया था कि आपके पेरेंट्स जो हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं डिफरेंट डिजीजेस से, और उनकी शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी कि ब्लड प्रेशर का उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। किस एज से, यानी कितने साल हो गए उनको ब्लड प्रेशर हुए हुए, और जाहिर है एज अ यानी आप उनकी चाइल्ड हैं, तो हमारे जब पेरेंट्स जाहिर है जब बड़ी एज में चले जाते हैं तो बच्चों के ऊपर बड़ा स्ट्रेसफुल, एक तो हमारी अपनी जिंदगियां इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, अर्निंग का भी, हमें हर चीज़ का हमें एक ओवरऑल देखना पड़ता है, फिर अपने माँ बाप का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन। तो आपके पेरेंट्स को मल्टीपल जो हैं डिजीजेस हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि शुरुआत किस तरह से हुई। थैंक यू फरियाल। एक्चुअली मेरी मदर को जो है वो बहुत कम एज से जो है ना ब्लड प्रेशर हो गया था शुरू ना स्टार्ट होना। आफ्टर प्रेगनेंसीज हुआ था, और कुछ मेरी मदर की जो है ना स्प्लीन रिमूव कर दी गई थी किसी इशू की वजह से बहुत कम एज में। तो उसके बाद से उनको, उस ऑपरेशन के बाद से उनको डायबिटीज़ रहने लगी थी, और ब्लड प्रेशर भी रहने लगा था कॉन्स्टेंटली, क्योंकि दोनों साथ ही चलते हैं। तो और बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, मतलब नॉर्मल रूटीन में अम्मी का जो बीपी है वो 160 होता था ऊपर का हाई, और नीचे का 120। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। लोग मोस्टली जो है वो इस हालत में जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। तो उनका नॉर्मल इतना रहता था, और शूट करने के बाद उनका 200 तक चला जाता था, इतना ज़्यादा कि उनकी जो है ना मसल्स वीक होना शुरू हो गए थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें उनको उसकी वजह से जो है वो हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा, और काफ़ी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे ले जाना, टेंशन, ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा हम लोगों पे रहने लगा था कि क्या होगा और ये किस तरह क्योर होगा। दुनिया जहान की मेडिकेशंस, सब कुछ, हर तरह का डॉक्टर, हम सब कुछ करवा चुके थे कि किसी तरह कोई क्योर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ से जो वो ट्रीट नहीं की जा सकती। तो किसी तरह वो ट्रीट नहीं की गई। इन दी एंड हमें एक टाइम पे जाके पता चला कि उनको फीवर रहने लगा बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों के साथ में। तो डायग्नोज हो नहीं पा रहा था कि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम है क्या। पहले भी उनके काफ़ी ऑपरेशंस हो चुके हैं डिफरेंट डिजीजेस के ना। तो लास्ट पे ये हुआ कि इनको जब सारे टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर ने कहा कि हमें खदशा है कि इनको ब्लड कैंसर है। तो अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि अम्मी को लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था। जो अमूमन जो है वो बच्चों का और जवानों का कैंसर होता है, वो बेसिकली अब उनको उस एज से था, 2015 से उनको कैंसर था, लेकिन डायग्नोज कभी भी नहीं हो पाया था। वही रीज़न थी, उस स्ट्रेस की वजह से ही उनको बीपी और शुगर भी अब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, नॉर्मल इतना नहीं होता लोगों को। तो बस ये है कि उसकी कीमो करवाई हमने, अल्लाह का शुक्र है कि कीमो के बाद वो ठीक हो गई, लेकिन स्टिल उनका बीपी और उनका जो शुगर था वो वहीं पर था। कीमो होने के बाद भी उनकी ये शुगर और बीपी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और उनका दिल घबराने लगता था ना, अचानक बैठे बैठे सो के उठी या बैठे बैठे एकदम गुस्सा आने लगा, दिल घबराने लगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शूट कर जाता था बीपी और शुगर। तो मुझे इंटरनेट पर सर्च करने पर जो है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ हम ट्राई कर चुके थे, ऑर्गेनिक भी और हर्बल भी, और मेडिकेशंस तो हम ले ही रहे थे डेली बेसिस पर जो उनकी चल रही थी। वो तो उनकी काफ़ी यंग एज से मेडिकेशंस जो है वो चल रही थी, बीपी की और शुगर की। तो मेडिकेशंस तो उनकी चल रही थी, लेकिन उनका कोई फ़ायदा हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने जो है ना वो नेट पर सर्च करना शुरू किया कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे इसका कम से कम क्योर ना हो तो कम से कम ये एक लेवल तक रुक जाए, कम हो जाए। तो उस दौरान मुझे जो है वो फॉरएवर लिविंग का पता चला था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। तो मैंने कहा दुनिया जहान की चीज़ें यूज़ कर ली हैं तो हम यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या है।
तो उस वक्त मैंने इनकी फॉरएवर लिविंग की आर्टिक सी और एलोवेरा जेल ऑर्डर की थी अम्मी के लिए, क्योंकि उस वक्त बीपी की वजह से ही उनका बीपी शूट करने की वजह से ही उनका शुगर लेवल हाई होता था। तो मुझे ये लगता था कि बीपी को कंट्रोल करने से जो है ना वो, क्योंकि पैरेलल चलते हैं दोनों, तो ये शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने ये फील किया कि आर्टिक सी देने के बाद से विद इन अ वीक उनका जो है वो बीपी कंट्रोल होना शुरू हो गया था। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका बीपी और शुगर दोनों चीज़ें बिल्कुल बैलेंस और कंट्रोल है। ओके, कितना आर्टिक सी में उनको लैला, जैसा आपने बताया कि उनको काफी अर्ली एज से ये इश्यूज थे, तो फॉरएवर लिविंग की जो आर्टिक सी और एलोवेरा जेल आपने मेंशन किया, कितना अरसा उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गए? विद इन अ वीक बेनिफिट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे उनको मॉनिटर करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं, क्योंकि हम 2 to 3 टाइम्स उनका डेली बीपी और शुगर चेक करते हैं। हर मील के साथ, हर मील के बाद, हर मील से पहले हम उनका बीपी शुगर मॉनिटर करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो विद इन अ वीक उनका बीपी लेवल होना शुरू हो गया था, और बीपी की वजह से ही उनका शुगर हाई होता था, तो वो भी नॉर्मल होना शुरू हो गया था। और अब माशाल्लाह से 2 मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और बिल्कुल ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो चुकी है, बिल्कुल रिज़ॉल्व हो चुकी है। और जो उनको एकदम घबराहट होना शुरू होती थी, वो क्योंकि आर्टिक सी में जो है वो ओमेगा 3 पाया जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट का जो घबराना और एकदम हाइपर हो जाना, ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो मैंने ये नोट किया कि उनमें ये चीज़ काफ़ी हद तक अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपने बात की कि डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था और फिर डिफरेंट मेडिकेशंस वो ट्राई करती रहीं, उसकी वजह से एक मेडिकेशन की वजह से दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ और, तो मेडिकेशन पे मेडिकेशन बेसिकली चलती रही और कोई ख़ास अफ़ाका नहीं हुआ या इवन डायग्नोसिस भी नहीं हो सका, राइट? यहाँ पे डॉक्टर आयशा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, इसके ऊपर मुझे आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि ये जो सिंथेटिक मेडिकेशन होती है, इसके बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो क्या नुकसानात होते हैं? जी, मैं इससे बात करना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन इश्यू है, क्योंकि अगर आप हाइपरटेंशन की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें, हम लोग ट्रीटमेंट हमेशा एक सिंगल ड्रग से हम शुरू करेंगे और फिर मल्टीपल ड्रग्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बीमारी ओके, डॉक्टर आयशा, जब तक उनका कनेक्शन रिगेन होता है, सिद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने भी ब्लड प्रेशर के लिए आर्टिक सी का इस्तेमाल किया, लेकिन आपका केस थोड़ा सा ऑपोजिट था और वो ये था कि आपको लो ब्लड प्रेशर था, नॉट हाई ब्लड प्रेशर। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। जी मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये दोनों जो डिजीज़ हैं, ये मतलब हर घर में किसी न किसी पर्सन में ज़रूर है को ये मतलब बीमारी ज़रूर है किसी न किसी पर्सन को। तो मुझे भी पिछले 3-4 साल से लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी मुझे। तो लेकिन मैं तब मैं हर्बल ट्रीटमेंट करवाती रही, वो लेती रही मैं, मतलब वो मेडिसिन वगैरह वो हर्बल जो थी वो लेती रही, लेकिन कुछ खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर जब मैंने इसके बारे में मतलब सर्च किया कि जब मैंने इन मेडिसिन के बारे में लो ब्लड प्रेशर के बारे में देखा, सर्च किया, तो फिर मैंने मुझे पता चला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स का मुझे पता चला। मैंने ये जब यहाँ पर मैं इसकी मैंने प्रोडक्ट जब उसके बारे में देखा, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि आर्टिक सी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या स्पेशली मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने फिर ये आर्टिक सी ऑर्डर की और उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया। ये मल्टीविटामिन, एज अ मल्टीविटामिन हम इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको डेली रूटीन में इसको लेना शुरू किया। तो लेकिन अब जो है मेरा लो ब्लड प्रेशर का जो मेरी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक वो मेरी मतलब सॉल्व हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, दैट्स वंडरफुल। तो जैसा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आर्टिक सी जो है आप एक रेगुलर डेली यूज़ में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक एनर्जी देती है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि वो आपका लो ब्लड प्रेशर जो था उसको नॉर्मलाइज होने में काफ़ी हेल्प मिली उस चीज़ से। ज़बरदस्त। जी डॉक्टर आयशा, वेलकम बैक। तो आप हमें बता रही थी कि ब्लड प्रेशर और शुगर की जो मेडिकेशंस होती हैं लाइफ लॉन्ग, उनसे क्या साइड इफेक्ट्स जो हैं हमें फेस करने पड़ते हैं? जी, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि जो डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन है, ये सिर्फ हमारे जिस्म के एक ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि तकरीबन हमारे जिस्म के सारे ऑर्गन्स इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। सो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं एक सिंगल ड्रग से, लेकिन हम मल्टीपल ड्रग्स की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन की इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये आपकी लिवर को डैमेज करती हैं, किडनीज को डैमेज करती हैं, आपकी जीआईटी को डैमेज करती हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि अगर एक बंदा डायबिटिक है और वो ज़्यादा इंसुलिन लगा ले या ज़्यादा मेडिकेशन ले ले, तो उसका शुगर एकदम से कम हो जाता है। और यही मसला आता है जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती है, डोज का पता नहीं चलता, कोई घर में एजुकेट करने वाला नहीं होता, तो साइड इफेक्ट्स मेडिकेशंस के ज्यादा हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। और बहुत सारी खवातीन इस तरह की आती हैं जिनको प्रेगनेंसी में इश्यूज हो रहे होते हैं, फिर मर्दों के मसाइल होते हैं। तो काफी ज्यादा मेडिकेशंस की जो है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी अक्सर लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि आपकी जहाँ पे डिजीज तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज का अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे, लेकिन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। सही सही। और एक और भी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर आयशा, कि सिद्रा ने अभी मेंशन किया वो अपने लो ब्लड प्रेशर के लिए फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट से पहले हर्बल ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये जो नॉर्मली हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या ये इफेक्टिव होते हैं? हर्बल ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी जो डिजीज है वो किस लेवल पर है, कि आपको उसके अकॉर्डिंग हर्बल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी डिजीज काफी आगे तक बढ़ चुकी होती है, वो हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, उनको इतना अच्छा उस चीज से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। सो सबसे पहले तो आप चेक करवाएं कि आपकी डिजीज किस लेवल के ऊपर है। दूसरा, अगर हम हर्बल मेडिकेशंस की बात करें तो अक्सर वो लोग ये चीजें प्रिस्क्राइब करें जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, और जो चीज आती जा रही है वो देते जा रहे हैं, तो उस वजह से लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। और दूसरा सबसे जो एक कॉमन इशू, रिएक्शंस हो जाते हैं, आपको तो नहीं बता रहे आप उसमें कोई आप हाइपर सेंसिटिव हो सकती है या आप उससे सेंसिटाइज हैं या नहीं। और अक्सर क्वैक मेडिकेशंस दी जा रही होती हैं, वो लोग दे रहे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बस मार्केटिंग करवाई जाती है। रिसर्च होना बहुत जरूरी है, अपने डॉक्टर के पास भी जाएं और साथ साथ हर्बल मेडिकेशंस लें, और कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ में चीजों को पहले डालना स्टार्ट कर दें, ताकि आप इन मसाइल को प्रिवेंट कर सकें, इन मसाइल से जल्दी बच सकें। बिल्कुल। मैं एक बात फरियाल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल इनसे मैं एग्री करती हूँ कि दो ही चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, डायग्नोस्टिक्स और आपका डिटॉक्स होना। अगर आप डिटॉक्स नहीं होगी आपकी बॉडी, तो किसी भी चीज़ का असर होना मुमकिन ही नहीं है। तो आप किसी भी तरह का इलाज, चाहे वो ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ या आप एलोपैथिक की तरफ जाएँ, आप उसका इलाज प्रॉपर्ली नहीं कर सकते जब तक आप डिटॉक्स नहीं करते और जब तक आप डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सिद्रा भी हमसे यही बात शेयर कर रही थी कि उनका जो लो बीपी का जो इशू था उसको मैनेज करने में एलोवेरा जेल का जो डिटॉक्स इनको भी काफ़ी हेल्प किया। सिद्रा, आप बताना पसंद करेंगी? जी मैम, जब मैंने यूज़ करना शुरू किया अपनी डेली रूटीन में एलोवेरा जेल और आर्टिक टी यूज़ करना शुरू किया, तो उससे मुझे सिर्फ मेरा जो लो बीपी जो प्रॉब्लम थी सिर्फ वही सॉल्व नहीं हुई, उससे मुझे मतलब एनर्जी, मतलब और भी मुझे जो मुझे फील होती थी मेरे अंदर, थोड़ी सी मुझे फील होता था कि मैं थोड़ा सा काम करती थी, मैं खुद को कमजोर महसूस करती थी, तो मेरे अंदर एनर्जी आई उससे, तो काफी मुझे ज्यादा उससे बेनिफिट्स मिले। वेरी गुड, जबरदस्त। सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस।
महविश, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि बेसिकली आप भी आर्टिक सी की यूजर हैं और आपने भी इसको अपने हाउस होल्ड में लो बीपी और हाई बीपी दोनों को ही मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया है, राइट? तो प्लीज शेयर करें अपनी स्टोरी और आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा। अच्छा, मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद मुझे जो है ना मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल मेरी बॉडी में जान नहीं है। पैर मेरे मेरे ऐसे हो जाते थे जैसे बहुत भारी है। अब जैसे बच्चों के लिए उठना है, मैं जैसे कोशिश करती कि जल्दी से उठ जाऊं तो मुझसे जमीन पे पैर नहीं रखे जाते थे और मेरा ऐसा लगता था जैसे पैर बहुत ज्यादा भारी हो गए, जैसे मैं जान नहीं है। तो फिर मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, उसको सर्च किया। तो फिर मैंने यहाँ से सबसे पहले तो मैंने डिटॉक्स किया। मैंने इसका एलोवेरा जेल लिया एंड आई डिटॉक्स माय बॉडी फर्स्ट। इसके बाद फिर मैंने आर्टिक सी लेना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने आर्टिक सी दिन में 3 बार लिए। सॉफ्ट जेल इसके हैं तो मैं दिन में 3 बार इसको यूज करती थी। 2 सॉफ्ट जेल सुबह, 2 दोपहर में और 2 रात में। तो अल्लाह के हुक्म से मेरा ये मसला जो था ना कि मेरी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक फील करती थी और मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं किसी काम करने के काबिल नहीं रही हूँ। मेरा बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मेरा भी लगता था जैसे बीपी बिल्कुल लो जा रहा है। तो वो अल्लाह के हुक्म से बहुत मुझे उसमें अफेक्ट महसूस हुआ और अब मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हो गई। ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ कोप करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी बॉडी ही ऐसी हो ना कि आप बच्चों के साथ में नहीं चल पाते। ये आर्टिस्ट ने मुझे बहुत अफेक्ट किया और इसलिए अब मैंने क्वांटिटी कम कर दी है क्योंकि अब जैसे अब मैं एनर्जाइज फील करती हूँ तो मैंने एलोवेरा जेल की क्वांटिटी कम कर दी है। अब मैं 1 डे के बाद लेती हूँ और आर्टिक सी मैं डेली लेती हूँ ताकि जो कोई कमी है या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हाई हो रहा है तो वो मेरा कंट्रोल हो जाए। अब जैसे हाउस वाइफ होती है ना तो वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। तो मेरा भी यही था, बच्चे हो गए तो बस जिंदगी में मगन है, तबीयत खराब भी हो रही है लेकिन चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। तो मेरा ये था। जबरदस्त महविश। और अपने आपने अपने हस्बैंड को भी यूज करवाई हैं ये प्रोडक्ट्स? उनकी काफी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, आपने शेयर जी किया मैम। था। जी, जी वो शेयर करना पसंद करेंगे? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना कुछ साल पहले स्ट्रोक हो गया था तो फिर उनकी एक मेडिकेशन जारी थी, वो अपनी मेडिसिन ले रहे थे। लेकिन अब थोड़े टाइम से ना तकरीबन कोई 3-4 महीनों से उनको ऐसा लगता था जैसे रात के टाइम भी उनका ना बीपी बहुत हाई हो रहा है। तो सोते में भी वो उठ जाया करते थे कि उनकी हार्ट बीट उनको ऐसा लगता था बहुत तेज हो रही है। तो फिर मैंने आर्टिक सी जारी मैं खुद भी यूज कर रही थी तो फिर मैंने उनको देना शुरू की। अच्छा, वो साथ में ना ब्लड की थिकनिंग खून पतला करने वाली भी गोलियां लेते थे। तो मैंने उनको से उनकी जो डोज थी मैंने सिर्फ 2 सॉफ्ट जेल्स दिन में 1 बार दी है उनको और ओवर मेरे ख्याल 1 वीक के अंदर उनको बहुत इसमें अफाका महसूस हुआ है। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी मैम, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि जैसे हम हाउस वाइफ होती हैं, मतलब हमें मोस्टली ऐसा होता है कि हमें बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर ले, मतलब हम ले टाइम पे। तो वो मतलब कभी ब्रेकफास्ट हमने टाइम पे नहीं किया, कभी मतलब दोपहर का खाना लेट हो गया, तो इस तरह हम वो बहुत हम मैनेज नहीं हम कर पाते कोई भी चीज़। तो ये जब से मैंने आर्टिक चीज यूज़ की है ना, तो वो हमारे जो वो लेवल ना वो इक्वल हो जाता है उससे। ये अगर हम फ्रूट नहीं ले रहे डेली रूटीन में या फिर कोई चीज़ हमारी मिस है तो उस वो मिसिंग वो हमारी कवर हो जाती है इससे। तो ये इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट बहुत हुआ है। जबरदस्त, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, इस चीज़ से ना मेरे जहन में एक सवाल आया। अभी जैसे डॉक्टर आयशा बात कर रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड और साइड इफेक्ट्स की बात की डॉक्टर साहब आपने कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिकेशंस के। तो प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एग्जांपल आजकल इसका भी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो है गेस्टेशनल ब्लड प्रेशर और शुगर डेवलप हो जाता है और आप मेडिकेशन, आप पैनाडोल भी नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में। तो फिर ऐसे में व्हाट डू यू सजेस्ट कि हाउ टू मैनेज, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज बीपी एंड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी, आपका माइक ऑफ था। जी जी, मेरा माइक ऑन। ठीक है।
जी, मैं इस चीज़ के बारे में ख़ास करके बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने वार्ड के दौरान इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन देखी जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ आती हैं और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। यानी कि ये फुली ब्लोन डिजीज़ नहीं है, अभी तक उनको शुगर और ब्लड प्रेशर का अमराज नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके होगा। तो प्रेगनेंसी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है कि सर्टेन मल्टीविटामिन्स आप लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मैंने एक चीज़ पाकिस्तान में देखी है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, यानी खून की कमी है। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रिवेंट करने के लिए कोई ऐसा मल्टीविटामिन अभी तक मैंने पाकिस्तान में देखा नहीं जो इफेक्टिव। और तो आर्कटेक सी जो है, मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगा कि आप इसको एज अ मल्टीविटामिन यूज कर सकते हैं कंसीव करने से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये आपको आगे जाके इन अमराज से बचाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि ब्लड प्रेशर शुगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। अगर आपको आगे जाके हो सकता है गेस्टेशनल डायबिटीज, तो आप मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दो। मल्टीविटामिन टोटली सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसका बेबी पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मल्टीविटामिन आर टोटली सेफ। और इसमें कोशिश करें कि आप इस चीज को जरूर डालें क्योंकि ये आपको आगे जाके अपने शुगर से और ब्लड प्रेशर से बचा सकता है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर आयशा, इस पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे सिद्रा ने भी कहा कि भाई ये आप नॉर्मल रूटीन में भी आर्कटिक सी को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, शुगर इशू है तो ही आप खाएं, आप इसको नॉर्मली भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के हवाले से जैसे कि आपने भी इस बात की तस्दीक की कि दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ मल्टीविटामिन, और आर्कटिक सी का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ओमेगा 3 फिश ऑयल जो होता है। और ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आई थिंक ये जो आपका अनबॉर्न बेबी होता है या जो फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? जी, मैं इस चीज़ को ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग अक्सर आजकल जो हम लोग फैटी सप्लीमेंट्स लेते हैं या जो फैट हमारी डाइट में है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि एक ऐसा फैट जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि गुड फैटी एसिड्स अपनी डाइट में डालें जिसमें ओमेगा 3 आ जाता है। और ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है जो कि ना सिर्फ मदर की बॉडी के लिए अच्छा है बल्कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये कि इसका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको अपनी डाइट में डालें एज कम्पेयर टू आप लोग जो नॉर्मल घी खा रहे हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में अगर ज्यादा है तो ये आपकी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर देगा और आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं या लो कैलोरीज ले रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा है। दूसरी इसकी अच्छी बात ये कि इसके अंदर जो फैट्स हैं वो उतनी ही अमाउंट में डाले गए जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत बेहतर है, एक टीनेज बच्चे के लिए भी बहुत अच्छे हैं और एक एल्डर बंदे के लिए भी। सो अक्सर हम जो हर्बल मेडिकेशन बाहर से लेते हैं या तो उसके अंदर जो रिकमेंडेड अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से कुछ लोगों के अंदर फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता ही नहीं है। सो इस वजह से जो आर्कटिक सी वो बहुत अच्छा है कि इसके अंदर प्रॉपर रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेड अमाउंट डाली है जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छी है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी है और फैमिली के लिए। जी मैम, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मतलब कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ये सिर्फ इसका बेनिफिट नहीं है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी मतलब मदर फीड अगर कोई पे है कोई, तो उस वक्त भी हम ये यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूज़ किया तो उससे बीवी की हेल्थ पे भी मतलब उसको भी बेनिफिट होता है। तो ये कि उस पे भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये यूज़ करेंगे तो बच्चे की सेहत पे कुछ असर पड़ेगा, तो मतलब बच्चे को कोई बीमारी ना लग जाए। तो इस ऐसा वैसा इसका मतलब कोई मसला नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में अगर मदर फीड भी हम करवा रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूंगी कि साइड इफेक्ट जो है ना सिर्फ हमारी हेल्थ को ही लेकर नहीं है, बल्कि आई थिंक जो एक ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट होती है उसका साइड इफेक्ट ना, मेजर साइड इफेक्ट हमारी पॉकेट पे भी होता है। और हालांकि लोगों का जो व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऑपोजिट है। वो ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेशन भी आप कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन करने की देर है, ठीक है। चल आपकी सेहत तो जा रही है, वो तो जा ही रही है, लेकिन आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं आप ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, अभी मैं डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल किसी की बात नहीं कर रही, जस्ट ब्लड प्रेशर। तो जो बंदा डेली जो है ब्लड प्रेशर की गोली के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो वीक में ऑन एवरेज 500 रुपए खर्च कर रहा है अपनी ब्लड प्रेशर की गोली के ऊपर।
तो मंथली वो ऑन एवरेज समवेयर अराउंड 2000 से लेके 2500 रुपए तक सिर्फ और सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए खर्च कर रहा है। अच्छा, इस 2500 मंथली में मैंने डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, आने जाने का खर्चा, स्ट्रेस, ये सब मैंने ऐड ही नहीं किया है। तो एक तरफ ये सारे आपके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ है फिर ऑर्गेनिक इलाज, जिसके इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स का हमने अभी डिस्कशन किया। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि फिर आजकल के टाइम में बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किस तरह हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं? जी, आजकल तो हमारे पाकिस्तान में इस तरह की इन्फ्लेशन भी चल रही है, और अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक तो हमारे जो वो लोग जो जिनका लो इकोनॉमिक स्टेटस या मिडिल इकोनॉमिक स्टेटस में जो आ जाते हैं, एक तो आपने ट्रांसपोर्ट के खर्चे देने, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपको 5-10 से कम टेस्ट नहीं लिख के देता। सो आपने वो भी आपकी जेब पे भारी पड़ रहे हैं। मेडिकेशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर आपको कहेगा ये एक मेडिसिन ले ले, वो आपको उतनी ही 4-5 मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन लिख के दे देगा, उसके अलग साइड इफेक्ट है। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बात करें कि आपकी जेब पे कितना खर्चा पड़ रहा है, तो ये आप 5 से 10 हजार लगा लें एक महीने का, ठीक है, एक बंदे का जिसकी डिजीज अभी इतनी ज्यादा आगे नहीं गई, नॉर्मल है। सो अगर हम ऑर्गेनिक मेडिकेशंस की बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बीमारी को प्रिवेंट कर सकती है अगर आप इसको पहले से डालना स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट में। सो इसके बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट हैं। एक तो ये आपकी जेब पे भारी नहीं होगी, आपकी डिजीज को प्रिवेंट करेगी। अगर डिजीज खुदा ना खास्ता आगे जाके होनी भी, जिस तरह की बहुत सी डिजीज हमारे जीन्स में होती हैं, तो उसकी ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर देगी कि वो बहुत बाद में जाके होगी। आपकी दूसरी बात, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आजकल की जो इकॉनमी है तो उसके लिए तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे महीने में कि आपको अच्छे बेनिफिट्स ही मिलेंगे, और बुरी तो उसके अंदर कोई चीज ऐसी है ही। बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे इस चीज़ से कि हम मतलब फॉरएवर की एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है। 45 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को, और 45 इयर्स में दुनिया भर में कितने ही रियल टाइम केसेस हैं हमारे सामने मौजूद हैं जो इन डिजीज़ेस को, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिनको कहा जाता है कि ये एक दफ़ा अगर हो गया तो ये आपकी लाइफ लॉन्ग आपके पीछे ये लगी रहती हैं बीमारियाँ, इनसे आपको निजात नहीं मिलती, देयर इज़ नो क्योर। लेकिन इट हैज़ बीन प्रूवन कि फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स जो हैं सक्सेसफुली एलिमिनेट कर चुकी हैं बहुत सारे केसेस में इन डिजीज़ेस को कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो है ना सोचने वाली बात यह है कि फिर महंगे सस्ते की तो फिर बात ही नहीं रह जाती ना। आप ये भी तो देखें कि जिस चीज़ के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं, यानी हेल्थ, देयर इज़ नो प्राइस टैग टू योर हेल्थ, राइट? तो अगर एक किसी चीज़ से आपको मुकम्मल शिफा मिल रही है तो फिर उस देयर इज़ नो प्राइस टैग टू इट। मैं एक बात फरियाल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। पाकिस्तानियों का ना थोड़ा सा माइंडसेट इस तरह का है कि जब चीज़ हो जाती है ना, वो सर पे पड़ जाती है, तो तब समझ में आता है कि अब जाना है यार ऑर्गेनिक की तरफ। मेरे ख्याल में इसको आपको एज अ प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए कि आप उसको पहले से यूज़ करें ताकि आपको वो चीज़ हो ही ना। अच्छा, लोग इस चीज़ पे भी नज़र नहीं रखते कि अगर हमारी फैमिली में इनहेरिटेड कुछ चलता आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको होना है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको उसको एज अ प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। आपको डिटॉक्स रहना चाहिए, खुद अपनी बॉडी को करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो जाए तो फिर आप करें। अब हमारे मुल्क में जो है वो रेशो लिवर की डिजीज़ेस का बहुत ज़्यादा है। हालांकि जापान में सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, यूज़फुल हैं, मतलब यूज़ करते हैं वो लोग ऐसी चीज़ें जिससे लिवर की डिजीज़ेस होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्यों वो लोग इस चीज़ से बचे हुए? क्योंकि वो लोग शुरू से उसको एज अ प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, और 80% इस वक्त जापान में जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो आप देख लेंगे वहाँ पर जो ये शरह है लिवर के डिजीज़ेस की, तो वो कम है। तो वो इसीलिए कि वो एज अ प्रिकॉशन यूज़ करते हैं उसको। हम लोग प्रिकॉशन लेते ही नहीं हैं। हम जब कुछ सर पे पड़ जाता है फिर हम जाके उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उम्मे लैला की बात से जो है ना मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। डॉक्टर आयशा, इज़ देयर एनी वे कि हम इन डिजीज़ेस को पहले ही से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर प्रिवेंट कर सकें? हम कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि हम इन डिजीज़ेस को पहले ही प्रिवेंट कर लें? जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है डाइट, कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करें, सही अमाउंट में कैलोरीज में, जिस तरह के डिटॉक्सिफिकेशन का बताया गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप जो भी ड्रग लेते हैं, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे पहले वो आपकी लिवर और किडनी पे असर करता है।
वहां पे जाके उसकी डाइजेशन होती है, और जब आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुई होगी, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, तो ड्रग आप पर असर ही नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी ज्यादा लेते रहें। वो हर्बल मेडिकेशन से भी बात आ जाती है, रेमेडीज से भी आती है, और इसके अलावा ड्रग्स भी। तो डिटॉक्सिफिकेशन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, वो सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर से निकलेंगे, तो फिर आप अच्छी डाइट भी लें, एक्सरसाइज भी करें, और ड्रग्स ने जो भी चीज लें वो ऑलरेडी आपकी बॉडी पर असर करना स्टार्ट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटॉक्सिफिकेशन। और लेकिन आजकल जो रेमेडीज भी बताई जाती हैं वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसको बताने वाले लोग भी जो है उनकी भी कोई रिसर्च बेस नहीं है। लेकिन अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये कि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस मौजूद है, और जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को बनाया हुआ है उनकी माशाल्लाह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है। तो आपको ये चीज पता है कि आप एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट ले रहे हो, एक अच्छी जगह से ले रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि दिस इज़ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड में ये भी चीज़ आ जाती है कि इवन जो इनके प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए जो साइंटिस्ट्स का पूरा पैनल है वो भी इनका पूरा इन हाउस है। एंड दोज आर नॉट जस्ट एनी अदर साइंटिस्ट, ये वर्ल्ड के टॉप क्लास साइंटिस्ट हैं जो लास्ट इवन के 30 ईयर्स से भी फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं, और ईयरली बेसिस के ऊपर नई से नई रिसर्च ये लोग करते रहते हैं कि किस तरह हम प्रोडक्ट को अपनी बेहतर से बेहतर बनाएं ओवर द इयर्स। तो इसको रैप अप करते हैं। और मैं ये एक बात ये मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि हाइपरटेंशन जो है ना, दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ या लीडिंग रिस्क है जो आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए या हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है हाइपरटेंशन। और हमें ये भी पता है कि इसकी वजह से शरह अमवात कितनी ज़्यादा है। दूसरी जो मैं फिर यार थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड। एक मेरी टेस्टिमनी है जो मैंने फादर के आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी कि उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से आर्थराइटिस हुआ था, और आर्थराइटिस की अवेयरनेस लोगों को है ही नहीं। लोग समझते मसल पेन है और वो कंटिन्यूसली चलता चला जाता है और वो बहुत पेनफुल होता है। लोगों को नहीं पता कि वो बेसिकली आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस की कितनी किस्में होती हैं लोगों को नहीं मालूम होता। इसी आर्थराइटिस की वजह से मेरे फादर के साथ ये हुआ था कि उनको डॉक्टर्स ने जो है वो एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी दवा दे दी थी। अब उस मेडिसिन से ये हुआ कि उनकी शुगर जो है वो एकदम शूट अप की। उनको कभी भी शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी नहीं रहा। इवन कि वो CLD पेशेंट हैं, बहुत रेयर डिजीज और बहुत खतरनाक किस्म की डिजीज है ये CLD सिरहोसिस। लेकिन इसमें भी उनको शुगर और ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं था। लेकिन इन मेडिसिन से उनको एकदम शुगर इतनी शूट की कि फास्टिंग में उनकी शुगर 600 होने लगी। इतनी शुगर कि इनकी स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो बेंड होना स्टार्ट हो गई थी इस शुगर की लेवल की वजह से, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं आपके। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये एक लिंक होती हैं ये बीमारियां जो है ना वो एक दूसरे से। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से आर्थराइटिस हुआ, आर्थराइटिस की वजह से शुगर लेवल, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया तो उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी आया। तो एट द सेम टाइम उनको काफी चीजें एक साथ हुई, और उन सब की चीजों की वजह जो थी वो शुगर का शूट करना था। 600 शुगर फास्टिंग में बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक लेवल तक। तो मैंने वो मेडिसिन जो है वो वहां पर ब्रेक की कि नहीं अब ये मेडिसिन मैंने नहीं देनी, क्योंकि और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप ये डोज एक दिन और देती तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इनको इस कंडीशन में यहाँ ला पाती। बहुत मुश्किल था सरवाइव करना फिर ना। तो मैंने उस डोज को कट ऑफ करके ना, मैंने क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मंगवाए हुए थे, तो मैंने एलोवेरा का हनी फॉरएवर का हनी और एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, ये 3 चीजें कंबाइन करके उनको देना शुरू की। सुबह मैं देती थी और शाम को और रात को, ये तीनों चीजें कंबाइन हर मील से पहले मैं उनको देती थी। आर्कटिक सी मील्स के बाद, और फॉरएवर का जो हनी है वो मैं मील से पहले उनको थोड़ा सा बहुत कम क्वांटिटी में देती थी शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने नोट किया है कि काफी हद तक उनकी शुगर जो है वो इससे कंट्रोल हुई है, क्योंकि मेडिकेशंस मैंने टोटली ब्रेक कर दी थी, मैंने देना बिल्कुल खत्म कर दी थी। तो मेडिकेशन से तो पॉसिबल था ही नहीं ना कि कंट्रोल होता। तो वो बिल्कुल बेड पर थे और विद इन अ वीक माशाल्लाह से अब वो अपने काम तकरीबन खुद कर लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है एक सिरहोसिस पेशेंट के लिए। अगर कोई डॉक्टर मुझे सुन रहा होगा तो ऑब्वियसली वो मुझे एग्री करेंगे
कि सिरोसिस पेशेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, वो भी इतनी पुरानी डिजीज हो। सिरोसिस पेशेंट मैक्सिमम 2 इयर्स उनकी जो है वो, क्योंकि ये फेटल डिजीज है तो मैक्सिमम 2 इयर्स रह जाती है लाइफ, लेकिन माशाल्लाह वो सर्वाइव भी कर गए हैं और माशाल्लाह अपने काम भी खुद करते हैं। तो सबसे बड़ी ये टेस्टिमनी थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि इन डिजीजेस से मुकम्मल शिफायाबी मिली है लोगों को ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जिन बीमारियों को डिक्लेयर कर दिया गया है कि इनसे आपको निजात नहीं मिल सकती, दे आर लाइफ लॉन्ग डिजीजेस। तो अभी आपने खुद इस बात का सबूत दे दिया हमको फर्स्ट हैंड। तो मैं अभी बात कर रही थी फेटिलिटी की, कि कितना ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा फेटल होता है, कि अभी मैंने मेंशन किया था 10 मिलियन एनुअल बेसिस पे दुनिया भर में 10 मिलियन डेथ्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से। और दूसरी जो हमने बीमारी आज डिस्कस की वो थी डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से डायरेक्ट डेथ तो नहीं होती, लेकिन हाँ डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जकड़ जाती है डायबिटीज़ के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पेनफुल, जैसे कहते हैं कि जो डायबिटीज़ का साइड क्या कहना चाहिए उसको, एक सब डिजीज उसकी वजह से हो जाती है, जिसको कहते हैं गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन भी होती है, ड्राई गैंग्रीन भी होती है, और दिस इज़ वेरी पेनफुल, जिसकी वजह से आपके जिस्म के आज़ा काट के जुदा कर देने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग अगर फिजिकल पेन या तकलीफ से ना उससे तो कोप कर जाते हैं, लेकिन मेंटल ट्रॉमा से कोप नहीं कर पाते और इंतकाल कर जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स से किस तरह इस डेंजरस डिजीज़ को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर हम एक और एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और फ्यूचर में देखेंगे, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डायबिटीज़ एज अ फेटल रिस्क, जिसके अंदर हम गैंग्रीन को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड करें, तो हाँ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और सेकेंडली ये कि अगर कोई और किसी और मेजर हेल्थ इशू के बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं और फ्री कंसल्टेशन आप लोग चाहते हैं, हमारे पास डॉक्टर आयशा के अलावा और भी डिफरेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हमारे पैनल पे हैं, और वो भी फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन टू एवरीवन। तो वो लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सिद्रा, उम्मे लैला, महविश, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरीज विद द वर्ल्ड। और डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें ये टाइम दिया और अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड की। लास्टली डॉक्टर आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहती, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, बेसिकली होता क्या है, हम लोग ये समझते हैं हमारे कल्चर में स्पेशली, दुनिया भर में तो ऑर्गेनिक की काफ़ी ज़्यादा नो हाउ बन चुकी है, हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में अभी भी हेल्थ अवेयरनेस इतनी आम नहीं है। समझा यही जाता है कि ओल्ड एज में जाके जो है ना आप अपनी हेल्थ की केयर करना शुरू करते हो। तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से? ये उस वक्त सीरियस होते हैं जब ऑलरेडी मसला जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा प्रिवेंशन की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की जेनेटिक्स हैं उसके अंदर आपको डायबिटीज़, शुगर, ये चीज़ें, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें होनी ही होनी है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपनी डाइट को सही करें और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, वो भी वहाँ से लें यहाँ पे रिसर्च बेस्ड एविडेंस हो, आपको ये पता हो जो चीज़ आप ले रहे हैं वो आपके लिए इफेक्टिव है भी या नहीं। एक्सरसाइज तो आप साथ साथ करते हैं, लेकिन जब तक आपका लिवर ही साफ नहीं होगा, किडनी सही काम नहीं करेंगी, तो जो चीज़ भी आप लेंगे वो आप पर असर नहीं करेगी। तो वेस्ट तो इन चीज़ों में बहुत आगे चला गया है, तो हम लोग को भी ये चाहिए कि हम भी प्रॉपर ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आए, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की तरफ आए। तो इससे एक तो हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, हमारे लोगों के मसाइल भी अच्छे होंगे, और दूसरा ये कि जितने ज़्यादा हम हेल्दी होंगे तो उतना ज़्यादा हम अपने मुल्क को भी आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। तो हमारी पूरी लाइफ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम हेल्दी होंगे तो हमारी घर भी बेहतर तरीके से चलेगा और हमारे बाकी ज़िंदगी के मसाइल भी हल होंगे। तो इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट ये आजकल की वैसे यूथ जो है माशाल्लाह उनके पास अच्छी एजुकेशन है, लेकिन
बेहतर ये है कि आप ऑर्गेनिक डाइट की तरफ शिफ्ट करें और जल्दी शिफ्ट करें ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जाए। थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ वैल्यूएबल एडवाइस। और इसी के साथ ही हम अपनी ट्रांसमिशन को, आज की ट्रांसमिशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा थ्रू आउट ऑल द वीक हम लोग पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं। कल एक और नए सेशन के साथ, न्यू पैनलिस्ट के साथ हम लोग मौजूद होंगे ठीक 8 बजे अगेन। तो हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप कल 8 बजे लॉग इन करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।